हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूँ आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। आप सभी को पता है मानवता की राह पर एक ऐसा कार्यक्रम है जहाँ मैं आपके लिए ऐसी कहानियां लेकर आती हूँ, ऐसे लोगों की बातें लेकर आती हूँ जिनके बारे में शायद आपने कभी सुना नहीं हो। ऐसी एनजीओज की बात करती हूँ, ऐसे ह्यूमंस की बात करती हूँ, ऐसे मानवों की बात करती हूँ जो न सिर्फ मानवता की राह पर चल रहे हैं लेकिन इस समाज में नेकी जिंदा है, इस बात का विश्वास बना कर रखे हुए हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, इनमें से कितने सारे लोग तो बहुत ही शांति से साइलेंटली अपना काम कर रहे हैं और उनकी बातें आप तक नहीं पहुंच पाती हैं। एक छोटी सी कोशिश है मेरी कि इस कार्यक्रम के जरिए मैं आपको उनकी कहानियां सुनाऊं और कभी जिंदगी में आप अगर उनके आसपास जा सकें तो आप भी इस मानवता की राह पर चल पाएं। आज की इस खूबसूरत सी कड़ी में हम बात करने वाले हैं धर्मेंद्र कुमार सिंह जी से, जो कि फाउंडर हैं सहवेश फाउंडेशन के। एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसा एनजीओ जो ढेर सारे काम करता है और जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा ललायत किया इनसे बात करने के लिए, उसके बारे में भी मैं पहले करूंगी बात, लेकिन सबसे पहले हम करेंगे इनका स्वागत रेडियो मानव रचना 107.8 FM के स्टूडियो में। नमस्कार धर्मेंद्र जी, कैसे हैं आप? नमस्कार मैम, अच्छा हूँ, बढ़िया, फर्स्ट क्लास। धर्मेंद्र जी, सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके सहवेश ऑर्गेनाइजेशन की कहानी से। तो इस एनजीओ का गठन कैसे हुआ और इसके पीछे की कहानी क्या है? मैम, गठन ये से बनाया नहीं गया था, ये अपने आप से बन गया एक तरह से देखा जाए तो। मतलब हो क्या रहा था कि अपना काम जो जिस तरह से किया जाता है, मतलब जो आपके अंदर संवेदना होती है, भले हम कहते हैं कि दूसरे के लिए काम करने के लिए आए हैं, हकीकत ये है दूसरे के लिए काम नहीं कर रहे थे, अपना बचपन, अपनी खुशी, अपना मन के हैप्पीनेस तलाश रहे थे। उसी तलाशते कुछ साथी, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनको पढ़ा लिखा रहे थे और बस उन्हीं से बातचीत में ये हुआ कि चलो मिलके कुछ करते हैं इन लोगों के लिए। तो करते करते वो सहवेश का निर्माण हो गया। मतलब सामाजिक संस्था के रूप में वो बहुत देर में आया कि मतलब आप हमको सर बूस्टअप करते हैं, आप हमें चार्ज करते हैं, आप हमें आवेशित कर देते हैं, तो चलो ना मिलके काम करते हैं, तो सह आवेश। तो इस तरह से सहवेश बना। लेकिन ये बनने के काफी पहले, यानी कि बना तो ये 2004 में, लेकिन उसके पहले इसकी भूमिका लिखी गई थी 2001 से। काम करते रहे, करते चले आए, करते करते धीरे धीरे बस्तियों में बच्चों के लिए काम करते करते सब चीजें जब संगठित हो गए तो फिर ये हुआ कि एक संस्था बनाई जाए, क्योंकि उसको कोई प्लेटफॉर्म देना जरूरी था। तो इस तरह से सहवेश बन गया और इसमें पिताजी की प्रेरणा भी बहुत बड़ी रही है और एक मेरे मित्र की भी कि बेटा मैंने सबसे खराब दिन इसी बस्ती में देखे हैं, हो सके दिन बच्चों के लिए कुछ अच्छा कर दो। तो बस फिर उसी बस्ती से सिलसिला शुरू हुआ, धीरे धीरे कई जगह पहुंच गया। तो शुरुआत हुई एक ऐसी बस्ती से जिस बस्ती में रहकर कहीं ना कहीं उन बच्चों को ये एक अच्छा भविष्य देने की सोच शुरुआत हुई। लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा था कि यही स्लम के बच्चे, यही बस्ती के बच्चे एक दिन न सिर्फ बड़ी बड़ी पोस्ट पर पहुंच जाएंगे लेकिन अपने एक लिए बहुत अच्छा मुकाम भी पालेंगे? तो अपने लिए एक अच्छा मुकाम बनाने के एक बहुत खूबसूरत सा मौका दिया धर्मेंद्र कुमार सिंह जी ने और उनकी बहुत ही खास ऑर्गेनाइजेशन सहवेश ने। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगी धर्मेंद्र जी, मुझे बताइए ये भिक्षा से शिक्षा तक शुरुआत कैसे हुई और कहाँ तक ये पहुंचा? मैम, ये भिक्षा से शिक्षा की ओर, दरअसल इसके पहले ये था कि मैंने जहाँ पर बच्चों के लिए मूवमेंट शुरू किया, एक बस्ती है कानपुर की, परमपुरवा। दरअसल वहाँ का जो एजुकेशन परसेंटेज था उस समय 2% एजुकेशन था जी। तो बस्ती के बच्चों के बीच में काम करते करते रिपोर्ट तो मुझे पहले ही मिल चुकी थी, क्योंकि मैं एनएसएस का स्टूडेंट रहा हूँ। तो उस दौरान ही मालूम हो गया था कि एजुकेशन का लेवल बहुत कम है। वहाँ कक्षा 4-5 बच्चे पहले जंजीर बनाते थे। पहले मैंने इन बच्चों के लिए जो भिक्षा मांगते हैं उनके लिए नहीं किया था, पहले उनके लिए जो जंजीर का काम करते थे और पढ़ाई छोड़ देते, क्लास 3rd तक पढ़ते पढ़ते पढ़ाई छोड़ देते, उसके बाद में फिर जंजीर के काम में लग जाते थे या कबाड़ के काम में लग जाते थे। तो वहीं पर मैंने एक छोटा सा स्कूल डाला। शुरुआत में उसका कोई नामकरण नहीं था, बस एक ऐसा स्कूल कि उसमें कुछ इस तरह की शिक्षा दी जाए जिससे बच्चे मेन स्ट्रीम में आ सकें। उनको पढ़ाते पढ़ाते धीरे धीरे ये लगने लगा कि जो रैक पिकिंग करते हैं, कूड़ा करकट बीनते हैं, प्लस साथ में जो कूड़ा करकट बीनने के साथ साथ में भिक्षावृत्ति भी करते हैं, ऐसे बच्चों को किस तरह से जोड़ा जाए। तो उनके लिए मैंने कुछ स्टेप्स बनाए, प्रोपेलिंग, मतलब उनको पुश किया जाए कि वो पढ़ें, स्टेइंग, कि वो स्कूल में रुकें। अमूमन होता था कि एडमिशन हो जाता था, वो भाग जाते थे। आफ्टर देन एजुकेटिंग, ये 3 ज्यादातर स्कूलों में शुरुआत होता है एजुकेटिंग से या एजुकेशन से, कि उन्हें पढ़ाई शुरुआत हो गई है शुरुआत में। तो हमने एजुकेटिंग ये तीसरा स्टेप रखा और फिर उसके बाद जो बच्चे बहुत अच्छे हो गए तो उसका नाम था जनरेटिंग ड्रीम्स अनलिमिटेड,
कि फिर आपके अंदर बहुत सारे सपने आएंगे। तो बिल्कुल उस तरह से कह लीजिए, जैसे दूध लेते हैं ना, दूध को लिया, फिर उसके बाद में उसको पहले पकाया, फिर मलाई निकली, मलाई को जलाया, फिर जाके घी निकला थोड़ा सा, मतलब बहुत परसेंटेज कम होता था सुपर लेवल पर सक्सेस होने वालों का, एक लंबा टाइम लगा। तो ये एक शुरुआत थी जो परमपुरवा की उस बस्ती से शुरू हुआ और धीरे 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 तमाम सारी बस्तियों में वो जाने लगा। उसके बहुत सारे मैंने छोटे छोटे प्रोजेक्ट भी बनाए। तो उन प्रोजेक्ट के आधार पर, चूंकि अगर डायरेक्ट किसी को हम भीख मांगना बंद करवा देंगे, कबाड़ का काम बंद करवा देंगे, तो जो बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ में रह रहा है वो काम कैसे, मतलब उसका खर्चा कैसे चलेगा? पेरेंट्स मतलब बूढ़े दादा दादी हैं या माँ अकेली है, तो काम कैसे होगा? तो जरूरी तो है नहीं कि सब बच्चे छोटे ही हों, बड़े बड़े बच्चे भी होते थे। तो इस तरह से इन सब बच्चों की केस स्टडी करना और इन सब लोगों के लिए पहले इनके बीच जाके इनका होना पड़ा। जब इनके तरह से हो गए, इनकी आदतों को स्वीकारा, इनके धार्मिक, इनके आध्यात्मिक या इनकी नटखट अदाएं, ये सारी चीजें जब एक्सेप्ट की गई तो फिर ये अपना मानने लगे और छोटे छोटे तमाम सारे प्रोजेक्ट बना करके सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं लाया गया, भिक्षा से शिक्षा की ओर लाने के लिए इनके उन सारे पहलुओं पर ध्यान दिया गया जहाँ जहाँ से ये टूट सकते थे। कि अगर एक चीज भी छोड़ देते तो फिर खाली पढ़ाई करने लगते तो बहुत सारी अव्यवस्थाएं हो जाती। तो उनके उन पॉइंट्स पर ध्यान दिया गया और वो मुहिम जो रैग पिकर से शुरू हुई और बाद में भिक्षा मांगने को रोक करके आगे शिक्षा कर, तो इसके लिए प्रोजेक्ट बनाए गए कई। उनको मैं आप पूछेंगे तो मैं बताऊंगा अलग अलग, मतलब बहुत सारा था, मतलब बताने में कम समय लग रहा है, लंबा टाइम लगा। वाकई भाई बहुत लंबा टाइम लगता है जब हम कोई काम शुरू करते हैं। सबसे पहले उसकी प्लानिंग की जाती है, सर्वे किया जाता है, और जिस प्रकार से धर्मेंद्र सिंह जी ने कहा कि पहले वो हमें अपनाएं और उसके बाद हम उनकी आदतें छुड़ाएं, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि आज हम अगर ये सोचते हैं कि चलिए भाई जितना भी भिक्षा मांगने वाले लोग हैं हम उन्हें मेन स्ट्रीम में क्यों नहीं डाल देते, और अक्सर आपने देखा होगा रेड लाइट्स पर जब कोई आपसे भीख मांगने आता है तो आप झल्लाकर एक बात कह देते हैं, भाई हट्टे कट्टे दिखते हो, जाकर काम क्यों नहीं करते। लेकिन अगर वो इंसान आपको पलटकर कहे कि मुझे काम कहाँ मिल रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट की जो अति है हमारे देश में, और जिस प्रकार से एजुकेशन की कमी है, तो लोगों के पास एवेन्यूज नहीं है, लेकिन वो भूल जाते हैं कि उनके पास स्किल्स हैं। तो इसी पर काम किया गया और सबसे पहले उस चीज पर काम किया गया जो सबसे ज्यादा जरूरी थी, यानी उनकी भूख। तो अब बात करते हैं उसकी जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। जब आपने बच्चों को भिक्षा से दूर करने की कोशिश की तो सबसे पहले जरूरत आन पड़ी होगी कि आप उन्हें खाना दें। तो ये किस प्रकार किया आपने धर्मेंद्र जी? मैम जैसा कि मैंने आपको बताया कि उनके लिए एक छोटा सा स्कूल भी मैंने डाला, तो वहाँ पर बस्तियों में जो रैग पिकर्स थे वो तो आ गए, या जो ट्रैश सेलर्स थे उनके बच्चे आ गए पढ़ने के लिए। लेकिन सिर्फ उतने से ही काम होना नहीं था, क्योंकि जब आप ऐसे बच्चों को लेते हैं तो बहुत से संभ्रांत परिवार के लोग अपने बच्चों को वहाँ नहीं पढ़ाना चाहते हैं। सबसे पहली बात तो ये होती है कि आपको उनको भरोसा नहीं होता है, उनको लगता है इन बच्चों के बीच में हमारे बच्चे बिगड़ जाएंगे। तो हमारा चूंकि वहाँ पर फाइनेंशियल एस्पेक्ट कुछ नहीं था, उसके लिए मैं अलग अलग तमाम सारे काम करता था। पहले तो मैं अपने लिए भी चैलेंज था एक, तो वो अलग अलग काम करता था। लेकिन इन बच्चों को लाने के लिए फिर मैंने कुछ समय जब गुजर गया तो फिर मैंने एक मुहिम शुरू की और मैंने एक अपील की तमाम सारे लोगों से कि चलो कहीं बस्तियों में चल के काम करते हैं, खेलते हैं। तो बहुत सारे साथी, एनएसएस वॉलंटियर्स और जो लोग सेवा के लिए थोड़ा सा होते थे, नए नए लड़के, इन सबके साथ में एजुकेशनल अवेयरनेस फन गेम मैंने किया। मैम आपको बताऊं, इसकी शुरुआत मैंने 15 अगस्त में की जी, मतलब 15 अगस्त था उस दिन, और हमने कहा कि इन बस्तियों में जाके राष्ट्रगान करेंगे जी। और आपको बताऊं, एक ताज्जुब वाली बात ये थी कि जब राष्ट्रगान हो रहा था तो हमने एक सीन देखा कि एक औरत जो कि डेरे में रहती थी, डेरा समझती है ना कि वो बांस का बना के रहती जी, और वो बच्चे को एक हाथ में ले करके और वो मतलब राष्ट्रगान कर रही थी, एक हाथ से हाथ सीधा किए हुए थी जी। तो हमको बड़ा ताज्जुब हुआ, तो हम मतलब कुछ बोले नहीं, चले आए। उसके बाद हमने कहा बच्चों फिर आएंगे। फिर हम पहली बार बच्चों के लिए बिस्किट्स और फ्रूटी लेके गए जी। और तब वहाँ पर एक लेडी थी, उन्होंने मुझे बताया कि शनिवार को ये लोग मतलब वो काली माँ की तस्वीर रख करके भीख मांगने जाते हैं, पूरे घेरे वाले यही काम करते हैं, दिन में कूड़ा देते हैं और शनिवार दिन खास करके जी। तो उनके बीच में मैं खाना मतलब अपने यहाँ के जो स्कूल के ही बच्चे थे, जो बच्चे खाना लाते थे, उनसे मैंने एक अपील की, बच्चों एक दिन खाना आधा तुम लोग खाओगे, आधा बाहर बच्चे खाएंगे जी। तो इन बच्चों ने किया। और फिर एक कमल भैया थे, उनसे बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र जी शनिवार को मेरा खाने का काम है, मैं शनिवार को मैं खाना दे दिया करूंगा। तो बस उन्होंने शुरुआत की, शनिवार को उन्होंने दिया, और इस तरह से फिर धीरे धीरे खाना जो है मतलब हमारे पास अरेंज हुआ। तब मैंने समझ में नहीं आया कि क्या किया जाए, फिर मैंने अपने घर से कुछ खाना मांगा और धीरे धीरे इस तरह से फिर मैंने एक अपील करना शुरू किया। तब तक खैर सोशल मीडिया, आरकोड और ये फेसबुक वगैरह लाइफ में आने लगा था। मैंने अपील की लोगों से
कि आप लोग अपना जन्मदिन, पुण्यतिथि, ये सारी चीजें आप हमको अगर दे दें, मतलब एक दिन एक बच्चे को खाना खिला दें जी। तो मैम आपको बताऊं, अपील से 1 लोग 2 लोग, और जैसे ही मैं उसको कहीं पोस्ट कर देता था कि आज इन्होंने खाना खिलाया, उसके बाद से खाने की इच्छा, खिलाने की इच्छा मैंने देखा पूरे देश भर में। सबके अंदर एक चीज, बड़ी अच्छी चीज, अगर आप किसी को खाना खिलाने की बात करें तो बहुत सारे लोग तैयार हो जाते हैं। तो वो लोग आगे आए और धीरे धीरे करते करते मैंने इतनी बड़ी चैन बनी, उसका नाम मैंने रखा चिल्ड्रन रोटी बैंक जी। और वो इतनी बड़ी चैन बनी कि 308 कैंडिडेट हमारे साथ जुड़ गए। क्या बात है। बीच में नवरात्र और रमजान का महीना, खिचड़ी, इस तरह के जो भी भोजन डिस्ट्रीब्यूशन वाले प्रोग्राम्स थे, उस दौरान मैंने भोज का उसमें सिस्टम बनाया कि नहीं किसी से कहूंगा जी। और लोगों का जो आज खिलाता था उसमें से कुछ दिन हमने अपने लिए लिए, अपनी फैमिली मेंबर्स के लिए ले लिए, और जिसने आज खाना खिलाया उसका 308 दिन, माने कि हमारे डेज मिला के जस्ट 366वां दिन उसका होता था, यानी 1 साल बाद जी। इस तरह से मैम वो चैन बनी। और आपको ताज्जुब होगा कि पहले तो मैं अपनी गाड़ी में खाना लेकर के जाता था, अपनी कार में खाना लेकर के जाता था, और आज पोजीशन ये हो गई है कि अब मुझे लेने जाना पड़ता है। अब मुझसे पूछते हैं कि धर्मेंद्र जी कहाँ जाना पड़ता है, जाना है किस बस्ती में, आज वो खाना अपने आप वहाँ पहुँच जाता है और वहाँ का कोड वर्ड है जय हिंद। क्या बच्चे जान जाते हैं कि खाना भेजा गया है, और बच्चे उस दौरान भिक्षावृत्ति करने फिर नहीं जाने लगे, उनको इंतजार रहने लगा। अच्छा, मैं खाना नहीं खिलाता था मैम, मैंने जैसा कि बताया कि बच्चों को अपनाना था जी। तो धर्म एक ऐसी चीज है और धार्मिक चीजें ऐसी कि बच्चों को मैं उनकी मम्मियों से मुझे बहुत लड़ना होता था जी, क्योंकि वो लोग भी खाना मांगने आते थे, वो ज्यादातर चाहते थे मेरे बच्चों को मिले। तो फिर मैंने उनको एक गीत, मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया, हे माता पिता तुम्हें वंदन जी, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। अब माँ बाप किसी के कितने भी बुरे हों, लेकिन अगर वो बच्चा ये गाना गा रहा है, दिन गा रहा है, तो निश्चित बात है कि उनको अपनाना हो गया है। हमें तो बिगड़ रहे हैं लेकिन मेरे बच्चे को कितना अच्छा सिखा रहे हो ना, हमसे ही प्यार करना सिखा रहे हैं जी। तो लड़के भी आपसे लड़ नहीं पाते थे, मतलब ऊपर ही लड़ते थे, अंदर से आपके प्रति उनके अंदर प्यार आ जाता था जी। तो ये जो एक्सेप्टेंस था, ये मेरे लिए धीरे धीरे, मैम आपको ताज्जुब होगा कि किसी बस्ती में 180 बच्चे, किसी बस्ती में 50 बच्चे, किसी बस्ती में 40 बच्चे, किसी बस्ती में 150, यहाँ तक कि 450 बच्चों का अगर आज मैं आपको वीडियोज और फोटो भेजूं ना तो आप देखेंगे तो दंग हो जाएंगे। मतलब इतनी लंबी लेंथ बच्चों की तैयार हो जाती थी और बच्चे उस भीड़ में अच्छे अच्छे घरानों के बच्चे आते थे और ये मुहिम चल पड़ी और इससे फिर धीरे धीरे स्कूल्स हो गए और आस पास के स्कूलों में उनका दाखिला कराने लगे हम। लेकिन हम उनके पास जाते थे और मेरी शर्त माँ वाली होती थी कि तुम्हें खाना मैं तभी दूंगा जब तुम अपनी कॉपी लेके आओगे, मुझे दिखाओगे कि तुम पढ़ने गए। नहीं लाए हो तो तुम्हें वापस भी जाना पड़ेगा। और मैम आपको बताऊं कि वो बच्चे खाना लेने आते थे और कॉपी भी लेके आते थे। मतलब उनको ही मालूम रहता था कि ये डांटेंगे। फिर मैंने उनको टाइम दिया कि आप हाथ पैर धुल के आओगे तभी देंगे। फिर वो हाथ पैर धुलने लगे। प्रॉब्लम उनकी थी कि पानी उनके डेरे में रहता ही नहीं था, लेकिन फिर भी वो पीपे और डब्बे के पास भागते थे। तो दोस्तों, जो हाथ भीख मांग रहे थे उन हाथों में कॉपियां थमाना आसान नहीं होता है। लगता बिल्कुल एक फिल्मी कहानी की तरह, ऐसा लगता है जैसे आप पर्दे पर राज कपूर की कोई फिल्म देख रहे हैं जहां एक छोटा सा बच्चा है जो भीख मांग रहा है और उसके बाद वो सुपरस्टार बन गया या बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया। लेकिन शायद ऐसी कहानियां धर्मेंद्र सिंह जी के पास और सहवेश के पास बहुत सारी हैं। तो सहवेश के पास इतनी कहानियां इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने उन्हीं छोटे छोटे नन्हे हाथों में से भीख का कटोरा हटाकर, भीख के लिए वो हाथ उठते थे, उनमें कलम थमाकर उन्हें शिक्षा का ऐसा वरदान दिया जिससे आज वो बड़ी बड़ी पोस्ट पर, अगर हम इनसे जानेंगे तो इनके द्वारा पढ़ाए गए बच्चे आज अच्छी पोस्ट पर हैं। हालांकि वो ये नहीं कहना चाहेंगे कि हमारी शुरुआत कहाँ से हुई, लेकिन दिल से वो यही चाहते हैं कि आने वाले समय में कोई और बच्चा इस प्रकार से भीख न मांगे। धर्मेंद्र जी, अब अगला सवाल आपकी टीम के बारे में। तो जिस प्रकार से आपने कहा कि लोग जुड़ते गए, 365 दिन का खाना जुटाना आसान नहीं होता है, लेकिन इस पूरी फाउंडेशन में, इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन में आपने किस प्रकार से अपनी टीम का गठन किया है और किस प्रकार से लोग काम करते हैं? मैम, टीम का गठन क्या कहूँ कि मतलब इसमें मैंने आह्वान किया था लोगों से जी कि अगर आपके अंदर सेवा की भावना है और आप कुछ करना चाह रहे हैं तो आप जहाँ कहीं भी जिस रूप में भी कर रहे हैं और कुछ अच्छा हो रहा है तो कुल मिलाकर के ये टीम का हिस्सा ही है। तो इस तरह से उनको, मतलब एक तरह से कहा जाए कि अनऑर्गेनाइज टीम जी, कोई ऑर्गेनाइज किया नहीं गया लेकिन अपने आप वो ऑर्गेनाइज हो गई जी। इनमें से 5-6 मेंबर्स जो थे उसमें से मेरी सबसे साथी बड़ी अच्छी तो बन गई मेरी गाड़ी खुद की। तो गाड़ी में क्या होता था, अकेले भी मैं अगर लेके जाऊं तो 4 आदमियों को, लेकिन 4 आदमी के बराबर वो बन जाती थी जी। कुछ स्टूडेंट्स ही मेरे हाथ बन करके आ गए जी, और हमारे कुछ साथी ऐसे जो
मैम वो खुद भी बहुत मजबूत नहीं थे, जी, फाइनेंशियली मजबूत नहीं थे, लेकिन यही था ना कि अगर लीडरशिप नहीं कर सकते हैं तो कम से कम सहयोगी तो बन सकते हैं, ये बिल्कुल। भावना थी उनके अंदर। जी, और वो सब इस तरह से आए। कॉलेज के स्टूडेंट्स, मैम मैं गिनाऊंगा ना तो इतनी लंबी टीम है, जी, मतलब इतने ज्यादा संख्या है कि मैं किस किस का आभार व्यक्त करूं। जी, बल्कि आपके चैनल के माध्यम से मैं सबको आभार व्यक्त करूंगा जिन्होंने एक दिन भी हमारा साथ दिया है। तो सब इस तरह से टीम हो गई। और कुछ मेंबर्स हमारे जो, उसमें से हमारी वाइफ का बहुत बड़ा योगदान कि वो भी हमारे साथ में उसी तरह से जुटी रही। जी, और जो बाकी साथी थे वो तो खैर मैम लगे ही रहे और आज भी लगे हैं। जी। अभी तो- फिर से एक नई टीम बनी, पुराने लोग जो लेडीज थी उनकी मैरिज वगैरह हो गई, वो चले गए, लेकिन वो अपने जिन बच्चों को हम लोगों ने पढ़ाया वो हम लोगों के साथ आ गए। जी। तो धर्मेंद्र कुमार सिंह जी, आज आपके साथ हम सहवेश की पूरी कहानी लोगों तक पहुंचा रहे हैं। मुझे बताइए कि जिस प्रकार से परेशानी ये आती है कि आपने खाना तो जुटा लिया, लेकिन उसी के साथ साथ बहुत सारी चीजें देने की जरूरत है, और उसमें सबसे बड़ी चीज होती है जब बच्चों को आपको एजुकेशन देनी है, आपको उनको कॉपी देनी है, आपको कपड़े देने हैं, बहुत सारी चीजें देनी है, और साथ के साथ उन्हें स्वावलंबी भी बनाना है। तो ये सफर आगे कैसे बढ़ा? मैम खाने के बाद दूसरा था, मेरा टैग लाइन हुआ करती थी कि अन्नदान एक दिन 2 दिन के लिए, वस्त्रदान 1 वर्ष 2 वर्ष के लिए, और शिक्षा दान पीढ़ियों के लिए। तो इसका जो पहला पार्ट तो आपको बता चुका हूँ, जो दूसरा पार्ट था वस्त्रदान। वस्त्रदान के लिए लोगों से कपड़े वगैरह इकट्ठा करते थे, लेकिन हमारे गणेश तिवारी भैया हैं जो एक मीडिया में मतलब एबीपी समय है, अचानक उनसे बातचीत होने लगी तो बात में ही समझ में आया। तो हमने अपने यहाँ बस्तियों में क्या किया कि लोगों से मतलब एक अपील की कि अगर आपके पास पुराने कपड़े हैं तो आप हमें दे दीजिए। दूसरा पार्ट जो आया मैम वो था लोगों से अपील करना। भैया से बातचीत हुई और फिर मैंने लोगों से अपील किया और कपड़े वगैरह 2 4 10 कपड़े धीरे धीरे लोगों ने कपड़े डोनेट करना शुरू कर दिए। और मैम कपड़ा डोनेट करते करते उनमें से जो अब कपड़े साइज के नहीं होते थे, कुछ लोग बहुत हेल्दी होते थे, बहुत बड़े कपड़े होते थे, जी, तो फिर एक सिलाई सेंटर मैंने वहीं पर एक छोटा सा हमारे पास क्योंकि एक जगह थी तो वहाँ पे मैंने सिलाई सेंटर डाला और लड़कियां सिलाई सीखने लगी और उनमें से जो बड़ों के कपड़े थे वो छोटों के बनाए जाने लगे। क्या बात है। और वो कपड़े से क्या हुआ कि वो लड़कियों की सिलाई फ्री सीख रही थी जी, और सिलाई सीखने से जो उनको कपड़े बनते थे वो बस्तियों में कपड़े पहुंच जाते थे। इसी तरीके से कापी और किताब तक का भी हुआ, जो मैंने कबाड़ से कुछ कापियां खाली या लोगों से अपील की तो लोगों ने खाली किताबें दी। जो भारी कोई कापियां रहती इसमें 10-15 पन्ने बचे रहते थे उनको कबाड़ में भेज दिया जाता था। उससे जो पैसा मिलता था वहां पर बहुत सारी महिलाओं को उनको बाइंडिंग बता दिया कैसे सिलाई करना है, उनको 2 रुपए दिया जाता था, बाइंडिंग भी कर देती थी, कटिंग करती थी। दिन भर में अगर उन्होंने 50 कापी बना ली तो 100 रुपए उनके पास में आ जाते थे। जी, काफी समय पहले की बात है, तो 2-3 हजार रुपए में उनका खर्च चल जाता था। फिर धीरे धीरे जो पुराने फटे कपड़े होते थे उनको रुई की तरह झुना करके वहां पर उनके गड्ढे बनने लगे। ये काम इतना बढ़ा कि आज पूरे उस एरिया में टेंट मार्केट में उसको एक्वायर कर लिया है और 8-10 हजार से ज्यादा गद्दे सितंबर से लेकर के अक्टूबर नवंबर तक सप्लाई होते हैं। पूरे यूपी में सप्लाई होने लगे गद्दे वहां से। क्या बात है। तो इस तरह से वो उनके महिलाओं को रोजगार मिला। कई एक छोटे छोटे और भी काम डाले गए, मास्क बनाए जाने लगे। ये कोरोना वाले मास्क नहीं, बच्चों के खेलने वाले मास्क बनने लगे। जी, छोटे छोटे खिलौने बनने लगे। पता लगा किसी की जीन्स फटी हुई है तो जीन्स घुटने के ऊपर से फाड़ दी गई और काट दी गई, नीचे अंदर बालू और कतरन भर दिया गया और जो ऊपर का कवर है उससे ग्लव्स बना दिए गए, बच्चों के लिए किक बैग बना दिए गए। वाओ। मतलब इस तरह से बहुत छोटे छोटे खिलौने, मतलब लोगों से टूटे सामान, क्रॉकरी मांगी गई कि टूटी क्रॉकरी दे दीजिए, बोतल्स मांगी गई, सब्जी के छिलके मांगे गए, सब्जी के छिलके से इको एंजाइम टॉयलेट क्लीनर, हार्पिक, ये सब तैयार होने लगा। तो ये सब चीजों की जो इससे सब चीजें जब बनने लगा तो इसका हुआ क्या कि लोगों को धीरे धीरे रोजगार मिलने लगा और मेरे पास भी फंड की व्यवस्था होने लगी। जी, तो एक चीज और अच्छा हुआ कि देखिए यहाँ पर भी फिर आया वही फंड वाली प्रॉब्लम। लोगों को तो मिला ही मिला, मेरे लिए भी फंड की जरूरत थी। जी, बाद में मुझे एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए जगह जगह एज ए गेस्ट ऑफ लेक्चर बुलाया जाने लगा। जी, जी, जी। तो फिर उससे मैम लोगों का जुड़ाव हुआ और बहुत सारे सहयोगी भी हमसे जुड़ गए जो फाइनेंशियली हमको सपोर्ट करना चाहते थे। हमने कहा आप हमको एसेट्स की सपोर्ट कर दीजिए, जैसे सिलाई मशीन देना है दे दीजिए, आपको वेस्ट चीजें देनी है वो दे दीजिए, जी, पुराने कंप्यूटर्स हैं तो आप वो चाह सकते हैं दे सकते हैं। इस तरीके से लोग हमको एसेट्स देने लगे। कुछ लोगों ने कहा ऐसा सामान आप डायरेक्ट नहीं लेना चाहते हैं फंड तो हम, क्योंकि फंड का हिसाब किताब रखना टेढ़ी खीर थी, हमने कहा कि आप हमको सामग्री तो पता लगा। उन्होंने कहा ठीक है हम राशन दे दे रहे हैं। जी। तो इस तरह से मैम हुआ क्या कि जिसके जिसके जो भी भाग्य में था उस सारी चीजों की व्यवस्था हमारे पास होने लगी और वो बच्चे हमारे पास पढ़ाई करने आने लगे, उनको आसपास के स्कूलों में जोड़ने लगे। इसी बीच में एक बहुत बड़ा चेंज आया, आप कहें तो वो भी शेयर करूं। जी।
कि अचानक नगर आयुक्त कानपुर के म्यूनिसिपल कमिश्नर का आगमन हुआ और वो पता नहीं कहाँ से उनको मेरी खबर लगी और वो मेरे से जुड़ गए जी। तो वो जुड़ गए। तो वहां से क्या हुआ कि उन्होंने मुझसे पूछा कि धर्मेंद्र मैं तुम्हारी मदद क्या कर सकता हूँ। मैंने सर इंटर कॉलेज में बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ आपके, तो बहुत ढेर सारे इंटर कॉलेज है। तो उन्होंने कहा इसकी व्यवस्था कैसे होगी। तो उन्होंने मुझे आउटसोर्सिंग की जिम्मेदारी दे दी और टीचर्स मैं उसमें अपॉइंट करने लगा। मुझे 80-90 हजार रुपए उसमें से बचत होने लगी जी। और साथ में मैंने उसी पैसे से एक बड़ी बिल्डिंग खरीद कर दी मैंने वहाँ पर। क्या बात है। और मैं बच्चों के लिए इतना खूबसूरत भवन बनाया जो उस पूरे एरिया का सबसे खूबसूरत भवन है इस समय बच्चों के लिए। और हमको 11 इंटर कॉलेज इस तरह से अलॉट हो गए। ये जो बच्चे हमारे वहाँ 8th तक पढ़ते थे वो इंटर कॉलेज में जाने लगे। क्या बात है। इंटर कॉलेज में जाने लगे, थोड़ा टाइम लगा, तब तक तो 8th तक बच्चे आ ही गए थे जी। इंटर कॉलेज के बाद में सर की ही मदद से कई डिग्री कॉलेज, चूंकि सर से मेरी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो गई थी जी। तो बहुत सारे लोगों का अब एक किसी IAS ऑफिसर से आप जुड़ जाते हैं तो लोगों का संपर्क भी आपसे बढ़ना शुरू हो जाता है। बिल्कुल। तो बहुत सारे लोग हमसे जुड़ने लगे। मेरा इधर फाइनेंशियल व्यवस्था भी अच्छी हो चुकी थी, उधर जो है लोगों का जुड़ाव होने लगा तो लोग जो खर्च मेरा पर्सनल होता था वो खर्च भी लोग उठाने लगे। क्या बात और इस तरह से फिर मेरी एंट्री डिग्री कॉलेज तक हुई। जो हमारे टीचर्स थे, हमारे प्रोफेसर थे, वो भी मुझे बहुत 1-2 डिग्री कॉलेज के लोग थे, उन्होंने मुझे बड़ा सपोर्ट किया तो बच्चे डिग्री तक जाने लगे। रिजल्ट आया, 10 साल के बाद रिजल्ट आना शुरू हो गया। जब हमारी एक स्टूडेंट उसने सिविल क्रॉस किया जी। वहां से फिर सिलसिला दूसरा शुरू हो गया कि बहुत सारे हाथ बन गए। जी। तो रोजगार के साथ साथ लोगों की कनेक्टिविटी बढ़ी और काफी लोगों को रोजगार मिलने लगा। दोस्तों वैसे मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि धर्मेंद्र कुमार सिंह जी MSc हैं बायोटेक्नोलॉजी में और एक अच्छा प्रॉमिसिंग करियर छोड़कर इन्होंने लोगों की जिंदगी बनानी शुरू कर दी। और अगर आप देखेंगे कि आज इनके पास ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जहां वो बच्चे जो शायद जीवन की राह भूल चुके थे वो आज सक्सेसफुल हैं अपनी लाइफ में। और न सिर्फ वो सक्सेसफुल हैं लेकिन वो आज इनके हाथ बन चुके हैं इनकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन में। तो सफर हमेशा कठिन होता है, शुरुआत हमेशा धूमिल दिखेगी और आपको ऐसा लगेगा कि बड़ा मुश्किल है इस डगर पर चढ़ना, लेकिन मानवता की राह हमेशा होती बहुत खूबसूरत है। बस यही ध्येय है इस पूरे कार्यक्रम का। धर्मेंद्र जी, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपकी इस खूबसूरत सी कहानी को सुनकर बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि हम कैसे कंट्रीब्यूट करें। तो मुझे बताइए, कोई आपके साथ वॉलंटियर कैसे कर सकता है, कोई आपको कंट्रीब्यूट कैसे कर सकता है और साथ के साथ सोशल मीडिया पर आपको कैसे ढूंढा जा सकता है? मैम, सबसे पहली चीज तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा कि हम लोगों के लिए अपील करें कि कैसे से कैसे या लोगों को इंस्पायर कैसे करें, वो एक अलग की बात है। बड़ी चीज है कि कनेक्ट। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले उन सब लोगों को धन्यवाद कहना चाहूंगा जो किसी भी रूप में कहीं ना कहीं किसी की मदद कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं या अकेले ही कर रहे हैं। तो सब के सब एक तरह से हमारे पार्ट हो गए या मैं उनका पार्ट हो गया। दूसरा, जैसे अगर लोग मदद करना चाहते हैं तो एक तो ये हो सकता है कि अपने आसपास ही कहीं करें, और अगर डायरेक्टली पास में करना चाहते हैं तो फाइनेंशियल छोड़ करके जिस भी तरह से अगर उनको लगता है वो कपड़े डोनेट कर सकते हैं, उनको लगता है कि नए या पुराने जो भी कपड़े, त्योहारों में हम ज्यादातर लोगों को नहीं करते, उनको लगता है कि हम खाने की व्यवस्था कर सकते हैं तो खाने की व्यवस्था कर सकते हैं। उनको लगता है कि हम कहीं दूर रह रहे हैं और हमने कहा कि हमारा ये अरेंजमेंट कर दीजिए, तो बता दूंगा कि उनको अपना ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिए, इतने भोजन का है वहाँ पर भोजन की कर सकते हैं, बुक्स की कर सकते हैं, कापी किताबों की व्यवस्था कर सकते हैं। इस तरह से तो वो हमारे टेलीफोन नंबर पर, अगर आप इजाजत देंगे तो नंबर भी बता दिया जाएगा, या सोशल मीडिया पर वो खोजना चाहते हैं तो फेसबुक पर वो ढूंढ सकते हैं धर्मेंद्र KR सिंह के नाम से, या हमारा कॉन्टेक्ट नंबर जैसे ही सोशल मीडिया पे डालेंगे, फेसबुक पर डालेंगे वैसे ही आ जाएगा, या गूगल में भी डालेंगे हमारा नंबर 7860501111, तो हमारा पूरा डिटेल उनको मिल जाएगा गूगल पे डालते ही। तो इस तरह से वो लोग जुड़ सकते हैं। और जहाँ रह रहे हैं जरूरी नहीं यहीं पे करें, अगर उनके पास में अपना स्कूल है तो स्कूल में ऐसे बच्चों का दाखिला करके हमारी मदद कर सकते हैं। अगर लगता है कि उनके पास कोई कंपनी है तो अपनी कंपनी में कुछ ऐसे लोगों को जिनको हम लोग तैयार करते हैं उनको जॉब दे करके कर सकते हैं। अगर उन्हें लग रहा है कि हम किसी बच्चे की पढ़ाई स्पॉन्सर कर सकते हैं। एक बड़ा चैलेंज आता है हमारे सामने टीचर्स के लिए कि हम उन बच्चों को अभी बहुत अच्छे टीचर्स नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं। कारण ये कि टीचर्स मैम काफी कॉस्टली हैं, जो हमारे साथी हैं वो पढ़ा तो रहे हैं, उसके लिए हमने अपने यहाँ खैर पूरा डिजिटल स्कूल बना दिया है, उसमें हमें बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट भी किया है। तो चाहे तो इस तरह का भी सपोर्ट कर सकते हैं, एजुकेशनल जो चीजें हैं वो हम लोगों को दे सकते हैं। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि जहां पर भी हैं, चाहे वो ऑनलाइन देखना चाहें, चाहे वीडियो कॉलिंग के थ्रू देखना चाहें, चाहे जैसे भी, पहले एक बार वो विजिट करें हमारे यहाँ। आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी विजिट करिए, अच्छा लगेगा आपको। तो दोस्तों तरीके बहुत सारे हैं और इनफैक्ट आप मानवता की शुरुआत अपने आसपास से कर सकते हैं। हमारे भी आसपास आपने देखा होगा कई बार
हम इग्नोर कर जाते हैं। बहुत सारे ऐसे जरूरतमंद बच्चे होते हैं, जरूरतमंद लोग होते हैं जिनकी हम मदद कर सकते हैं, क्योंकि जब हम अपना जीवन जी रहे होते हैं तो प्रभु आपको हमेशा इतना जरूर देते हैं कि आप न सिर्फ अपना जीवन जी सकें लेकिन किसी और का जीवन भी सुधार सकें। तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूंगी धर्मेंद्र जी। ढेर सारी बातें हमने आपसे पूछी और आज हम सहवेश के साथ एक बार वाकई उस पूरी जर्नी को जी पाए जो आज तक आपने तय की है। जाते जाते हमारे सभी लिसनर्स को क्या खास आप कहकर जाना चाहेंगे? कुछ नहीं मैम, बस सिर्फ इतना कहूंगा, सब लोग आशीर्वाद दें कि देखने में, बताने में और कहने में ये सब चीजें बहुत थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन हकीकत ये है कि मैम मैं कभी कभी लिखता हूँ कि चंद नन्ही मुस्कानों की खातिर, अपने लिए वो सब यूज करता हूँ, चंद नन्ही मुस्कानों की खातिर वो रोया बहुत है, बहुत सारे अपनों को खोया बहुत है, मतलब यहाँ तक कि माँ तक खो गई। तो बस आशीर्वाद दें कि अपने इस क्रम को जीवन के अंत तक जारी रख सकूं और तमाम सारे दीपकों में वो तेल भर सकूं जो दूसरों को रोशनी दे सकें। बस इसके अलावा और कुछ नहीं। वाकई बहुत सारी शुभकामनाएं हम आपको देना चाहेंगे धर्मेंद्र कुमार सिंह जी, रेडियो मानव रचना 107.8 FM की ओर से, हमारी पूरी टीम की ओर से। और आप जिस प्रकार का काम कर रहे हैं, मैं चाहूंगी कि विश्व के कोने कोने तक न सिर्फ आपका काम पहुंचे, लेकिन ये जो चिराग हैं, जिन चिरागों को आप रोशनी दे रहे हैं, ये लौ पूरे विश्व में पहुंचे। और मुझे नहीं लगता कि दुनिया की कोई भी ऐसी बस्ती होगी या ऐसा कस्बा होगा जहां पर किसी न किसी ऐसे धर्मेंद्र कुमार सिंह जी का इंतजार नहीं होगा जो लोगों के जीवन में उजाला ले आए। तहे दिल से धन्यवाद कि आज आपने हमसे इतनी बेहतरीन बातें की और हमारे लिसनर्स को अपनी कहानी साझा की। धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। दोस्तों, वक्त है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन आप कहीं नहीं जाने वाले हैं। आप जुड़े रहने वाले हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। मैं आऊंगी अगले हफ्ते आप ही के पास लेकर आप ही का फेवरेट प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी।